प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है इटली में पुनर्जागरण का जन्म। ये हमारा जो 7वां चैप्टर है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, उसका विषय है। ठीक है, कि सबसे पहले जो पुनर्जागरण है वो इटली में क्यों आया। तो आपको जैसे पता है कि पुनर्जागरण का आरंभ इटली से हुआ और उसके बाद ही वो दूसरे देशों में फैला था। तो इसके लिए बहुत से कारण जिम्मेदार थे कि सबसे पहले इटली में इसका प्रारंभ क्यों हुआ। ठीक है, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला इसमें है, इटली एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, क्योंकि इटली एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था और इटली का विदेशी व्यापार बहुत ज़्यादा उन्नत था, तो मध्यकाल में अरब व्यापारियों का एशियाई सामान जो था वो इसी देश में ज़्यादा बिकता था और यहाँ से ये वस्तुएं दूसरे यूरोपीय देशों को भेजी जाती थी। इसके साथ साथ उत्तरी यूरोप से आने वाले जितने भी व्यापारी थे वो इटली से होकर ही पश्चिमी एशिया को जाते थे। तो इसलिए जो इटली था वो एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ और इटली के इस बढ़ते हुए व्यापार और उसकी समृद्धि ने पुनर्जागरण को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे इटली में इसका विकास हुआ। सबसे पहले है, व्यापारिक गतिविधियों के कारण इटली में मिलान, नेपल्स, फ्लोरेंस, वेनिस आदि नगरों की स्थापना हुई। ठीक है, क्योंकि व्यापारिक केंद्र था और यहाँ पर बहुत से व्यापारी आते थे, तो व्यापार के सिलसिले में यहाँ पर समृद्धि के कारण कई नए नगरों का उत्थान हुआ। इन नगरों के व्यापारी बल्कान, प्रायद्वीप, पश्चिमी एशिया, बाइजेंटाइन और मिस्र की समय समय पर यात्रा करते थे, जहां उनकी भेंट ईरान के व्यापारियों से होती रहती थी। इस भेंट में आपस में जो इनके विचार विनिमय होते थे, एक दूसरे से बातचीत होती थी, एक दूसरे के विचारों को जो ये जानते थे और एक दूसरे के विचारों को अपनाने का प्रयास करते थे। इसके अतिरिक्त क्या हुआ कि जब धर्म युद्ध हुए थे, आपने पीछे पढ़ा हुआ है, तो उन धर्म युद्धों से जब वो समाप्त हो गए तो बहुत से सैनिक जब वापस लौटते थे तो कुछ दिनों के लिए इटली में विश्राम करते थे और फिर उसके बाद वो अपने आगे गंतव्य की ओर बढ़ते थे। वहाँ पर इन लोगों ने जो मुस्लिम नगर थे और मुस्लिम सभ्यता थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। इससे इटली के लोगों का जो दृष्टिकोण था वो व्यापक हो गया और इन नगरों ने अन्य प्रकार से भी पुनर्जागरण को प्रोत्साहित किया। ठीक है, ज़्यादातर संग्रहालय और पुस्तकालय और नाट्यशालाएं जो थी वो इन नगरों में स्थापित किए गए। इससे इटली के सांस्कृतिक जीवन को एक नई दिशा प्राप्त हुई। ठीक है, दूसरा था कि इटली की समृद्धि ने एक नए मध्य वर्ग को जन्म दिया। जैसे जो व्यापारी थे वो बहुत अधिक धन कमा कर लाते थे, तो इस समय में जैसे पहले एक उच्च वर्ग था और एक निम्न वर्ग था, लेकिन अब इस व्यापारिक समृद्धि ने नए मध्य वर्ग को जन्म दिया जिसमें ज़्यादातर व्यापारियों की संख्या थी। ठीक है, इन समृद्ध व्यापारियों ने सामंतों और पोप की जो उच्चता थी उसको मानना इनकार कर दिया और साथ ही साथ उनकी परवाह करना भी इन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने मध्यकालीन में जो प्रचलित मान्यताएं थी उनको भी मानना बंद कर दिया, जिससे क्या हुआ, पुनर्जागरण की भावना को बल मिला। इससे क्या अभिप्राय है कि जैसे जो पुराने अंधविश्वास थे, रूढ़िवादिता थी, रीति रिवाज थे, या पोप के द्वारा जो बातें कही जाती थी या सामंतों के द्वारा जो दमन किया जाता था, लोगों ने उन बातों को मानने से इनकार कर दिया और तर्क की कसौटी पर उसको परख कर बातों को अपनाना शुरू कर दिया, जिससे लोगों की जो बुद्धि थी या बौद्धिक विकास हुआ और पुनर्जागरण को बल मिला। ठीक है, तीसरा है, व्यापार और उद्योगों के कारण इटली के
जो व्यापारी थे, क्योंकि वो धनी हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उन्होंने शासकों के तरह रहना शुरू कर दिया था और शासकों की भांति ही उन्होंने साहित्यकारों और कलाकारों को संरक्षण देना और प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, क्योंकि धन की तो उनके पास कोई कमी नहीं थी। तो उनसे प्रभावित होकर उनको उन्होंने धन से मदद करनी शुरू कर दी। इटली के व्यापारियों के संरक्षण के कारण वहाँ के जो साहित्यकार और कलाकार थे वो अब स्वतंत्र हो गए और खुलकर अपनी इच्छा अनुसार अपना कार्य करने लगे। साहित्यकार साहित्य की रचना करने लगे और कलाकार अपनी कला को निखारने लगे। कहा जाता है कि उस समय सिर्फ अकेले फ्लोरेंस नगर ने ही कलाकारों और साहित्यकारों को सबसे ज़्यादा आश्रय प्रदान किया। दांते, पेट्रार्क, बोकासियो, एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, जिबर्टी, मैकियावेली सभी इसी नगर से संबंधित थे। फ्लोरेंस के एक व्यापारी परिवार कैसिमो मेडिसी और उसके पोते फ्लोरेंजो कैसिमो ने भी धन का उपयोग करके लगभग 10,000 के करीब दुर्लभ ग्रंथों को एकत्रित किया और उनका अनुवाद भी किया। तो जो धन की वृद्धि थी उसने कला और कलाकारों को एक नई दिशा प्रदान की और इससे पुनर्जागरण को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, फिर दूसरा आ जाता है प्राचीन रोमन सभ्यता का जन्म स्थान। ठीक है, इटली में पुनर्जागरण सबसे पहले आने का एक कारण ये भी था कि प्राचीन रोमन सभ्यता का ये जन्म स्थल था। ठीक है, इटली के नगरों में प्राचीन रोमन सभ्यता के अनेक स्मारक अभी भी विद्यमान थे और लोगों को पुनर्जागरण की याद दिलाते हैं। वो इटली को प्राचीन रोम की भांति महान बनाना चाहते थे और देखना चाहते थे कि जैसे पहले रोमन साम्राज्य या रोम सभ्यता जो थी वो बहुत महान थी, वैसे ही अब इटली भी उसी महानता की श्रेणी में आगे आए। इस तरह प्राचीन रोमन संस्कृति पुनर्जागरण के लिए प्रेरणा का स्रोत सिद्ध हुई। मतलब जो प्राचीन रोमन साम्राज्य की सभ्यता और संस्कृति थी, जितनी विशाल थी, जितनी ज़्यादा प्रसिद्ध थी, अब वो फिर से वैसा ही उसको चाहते थे, तो इसने पुनर्जागरण को बल दिया। ठीक है, फिर तीसरा है ईसाई धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रोम। समस्त पश्चिमी यूरोपीय ईसाई समाज का केंद्र बिंदु था, क्योंकि जो ईसाइयों का सबसे बड़ा प्रमुख नेता होता है पोप, उसका निवास स्थान रोम था। ठीक है, कुछ पोप पुनर्जागरण की भावना से प्रभावित होकर विद्वानों को रोम लेकर आए और यहाँ उन्होंने यूनानी पांडुलिपियों का लातीनी भाषा में अनुवाद करवाया। ठीक है, कहा जाता है कि पोप निकोलस पंचम ने इन कार्यों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। उसी ने वेटिकन पुस्तकालय की भी स्थापना की। संत पीटर का गिरजाघर भी उसी ने बनवाया था। कहा जाता है कि लगभग उसी के अधीन पूर्ण रोम का निर्माण किया गया था और उसी के कार्यों का दूसरे अन्य स्थानों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, फिर है उपयुक्त राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक दृष्टि के कारण भी इटली में पुनर्जागरण संभव हो पाया। पवित्र रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था, ये तो आप पढ़ चुके हैं। उत्तरी इटली में बहुत से नए स्वतंत्र नगर राज्यों का उदय हो चुका था। इटली में सामंतवाद का भी पतन हो चुका था। फलस्वरूप इन नगर राज्यों में स्वतंत्रता का वातावरण था, क्योंकि सामंतों के अधीन लोग गुलाम थे, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते थे। और अब जो समय था उसमें लोग स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि आपको बताया था ना कि नगरों का जीवन स्वतंत्र था, तो स्वतंत्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे, स्वतंत्रता का वातावरण था। इससे जो वहाँ के नागरिक थे उनके विचारों में नवीनता आई और इसको लोगों ने बहुत ही आसानी से अपना लिया। फिर है शिक्षा का प्रसार। मध्यकालीन यूरोप में शिक्षा का धर्म का प्रभाव था। जो शिक्षा थी वो धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा पर धर्म का बहुत अधिक प्रभाव था। लेकिन इटली में व्यापार के विकास के कारण
शिक्षा जो थी वो धर्म के बंधनों से मुक्त हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ पाठ्यक्रम में व्यावसायिक ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इससे क्या हुआ, विज्ञान और तर्क को बल मिला। मध्यकाल में यूरोप के सबसे पहले विश्वविद्यालयों की यहाँ स्थापना हुई, जिसमें बोलोनिया, पादुआ, रोम, फ्लोरेंस आदि विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। इन्होंने इटली के लोगों में एक नई जागृति लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, फिर है तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था और वहाँ से जो अधिकतर यूनानी विद्वान, कलाकार और व्यापारी थे वो उनसे बचकर भागकर सबसे पहले इटली में आए थे और यहीं पर आकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और यहीं पर वो बस गए थे। ये विद्वान अपने साथ प्राचीन यूनानी साहित्य की बहुत सी पांडुलिपियों को भी लेकर आए थे। यूरोप के लोगों को इन ग्रंथों में जो ज्ञान था उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। इससे ये जो इन विद्वानों में से बहुत से जो थे इटली के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षक लग गए। मतलब जो ये विद्वान वहाँ से भागकर आए थे वो और यहाँ के विद्यालयों में शिक्षक के रूप में नियुक्त हो गए और लोगों को अपने पास जो संचित ज्ञान था उसकी उन्होंने जानकारी प्रदान की और इस विद्वान वर्ग ने इटली में नवीन चेतना लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस कारण से सबसे पहले जो पुनर्जागरण था वो इटली में आया। ठीक है, इसके साथ ही हम एक छोटा सा और टॉपिक है इटली के विश्वविद्यालय, वो भी पढ़ लेते हैं। इटली आपको बताया था कि ऐसा पहला देश था जहां पर विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी और इन विश्वविद्यालयों ने शिक्षा के प्रसार और पुनर्जागरण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। तो वो विश्वविद्यालय कौन से थे पढ़ लेते हैं। पहला है बोलोनिया विश्वविद्यालय। बोलोनिया पश्चिम यूरोपीय शहरों में सबसे पहला ऐसा शहर था जहां 11वीं शताब्दी में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये विश्वविद्यालय विधि शास्त्र का प्रसिद्ध केंद्र था जहां पर कानून के अध्ययन पर बल दिया जाता था। इरेनियस इस विश्वविद्यालय में विधि का प्रोफेसर था। विधि क्या होता है? कानून। ठीक है, प्रोफेसर था। इसने इसे विश्व प्रसिद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से बहुत से विद्यार्थी अनेक देशों से यहाँ पर आते थे और 13वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय में लड़कियों के प्रवेश की भी अनुमति प्रदान कर दी गई और 14वीं शताब्दी में स्त्रियां भी इस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त होना शुरू हुई। ठीक है, दूसरा आ जाता है पादुआ विश्वविद्यालय। पादुआ विश्वविद्यालय 11वीं शताब्दी में इटली का दूसरा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। ये भी विधि शास्त्र का अध्ययन केंद्र था। बाद में यहाँ दूसरे विषयों को भी पढ़ाया जाने लगा। इस विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी, इसलिए इटली के विभिन्न भागों से यहाँ पर विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। यहाँ के विद्यार्थियों के अनुशासन पर विशेष बल दिया जाता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य विश्वविद्यालय थे। इटली में फ्लोरेंस, नेपल्स और रोम के विश्वविद्यालय भी काफ़ी प्रसिद्ध थे। इन विश्वविद्यालयों ने भी इटली के लोगों में एक नई जागृति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की। ठीक है, जो ये विश्वविद्यालय थे इनमें कानूनी अध्ययन पर बल दिया जाता था। उसका कारण क्या था कि उस समय वकीलों और नोटरियों की बहुत अधिक आवश्यकता हुआ करती थी, क्योंकि ये जो नगर थे ये व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख केंद्र थे। वकीलों और नोटरियों की यहाँ पर बहुत आवश्यकता होती थी, क्योंकि इनके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार करना मुश्किल होता था। इसलिए कानून को एक प्रिय विषय बना दिया गया और इसके द्वारा व्यापार को भी विशेष बल प्रदान हुआ। ठीक है, जो ये विश्वविद्यालय थे इन्होंने भी वहाँ के लोगों में पुनर्जागरण या एक नई जागृति या बौद्धिक विकास लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद।